अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मुझे? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। तो लास्ट क्लास में हमने जो ना वो पढ़ा था उसके बारे में, डक्ट सिस्टम के बारे में कि डक्ट सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं। और आई गेस हमने पाइप के बारे में भी पढ़ लिया था कि पाइप सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हम एक किसी जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, एचवीएसी का जो प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है कि हमने उस बिल्डिंग का ना हीटिंग और कूलिंग लोड फाइंड करना होता है। तो जब तक हमें कूलिंग और हीटिंग लोड पता नहीं होगा तो हम उसके बाद ना डक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, ना उसके लिए जो सिस्टम्स चाहिए होते हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे एचवीएसी सिस्टम में सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है कि आपने हीटिंग एंड कूलिंग लोड फाइंड करना है। तो जब वो हम फाइंड कर लेते हैं तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि सिस्टम सेलेक्ट करना कि हम इस हीटिंग और कूलिंग लोड के ऊपर कौन सा सिस्टम लगाएंगे। अब अगर रेजिडेंशियल स्पेसिस हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा हीटिंग और कूलिंग लोड नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसके लिए जो स्प्लिट एसी हैं आम घरों के अंदर लगे होते हैं, एक एसी जो अंदर कमरे में लगा होता है और उसका एक आउटडोर यूनिट है जो बाहर पड़ा होता है, तो वो लगवा देते हैं। तो जब हमारा हीटिंग या कूलिंग लोड 1 से लेके 3 टन तक आता है, इसके अराउंड आता है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि स्प्लिट सिस्टम लगाएँ। लेकिन जब हम एक लार्ज बिल्डिंग्स की तरफ आते हैं जहाँ पे जो हीटिंग और कूलिंग लोड की वैल्यू 50 टन, 100 टन या 1000 टन बीटीयू तक चली जाती है, टन तक या बीटीयू तक चली जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल स्प्लिट एसी हर कमरे के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि जी, सर, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था कि जब अगर हम मल्टीपल स्प्लिट एसी सिस्टम जो है ना वो हर रूम के लिए लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फिर हम इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, डक्ट सिस्टम की तरफ आते हैं कि हम एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक चिलर होता है, कूलिंग टावर होते हैं, जहाँ से हम इनफ जो है ना वो अगर हीटिंग चाहिए तो हीटिंग लोड प्रोड्यूस करते हैं या कूलिंग लोड प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उससे हम हवा को कंडीशन करते हैं और फिर जो स्पेसिफिक टारगेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे हम उसको पहुँचा देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो अब कैसे पता चलेगा कि एचवीएसी सिस्टम कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो अगर मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा दिखा दूँ, तो जो कि ये हैप सॉफ्टवेयर होता है, तो इसी से हम जो है ना वो हीटिंग कूलिंग लोड जो है ना वो निकाल रहे होते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने जो है ना वो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, आप ये देखें, ये हमारे पास जो है ना सिस्टम की टाइप्स आ गई हैं। रूफटॉप यूनिट्स होते हैं, एयर कूल्ड, वर्टिकल, तो ये कितने जो है ना वो हमारे पास पड़े रहते हैं। तो हम जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट से मेरी मुराद है कि हमें हमारी हीटिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जो चिल्ड सिस्टम होता है वो 50 टन का आता है। ठीक है, जो चिलर सिस्टम होता है 50 टन से ज़्यादा का नहीं आता। और इसी तरह जो है ना वो कुछ सिस्टम्स होते हैं जो 150 टन के आते हैं। तो अगर हमारा कूलिंग जो लोड है वो निकल के आ गया है 100 टन का, तो अब हम 150 टन का नहीं लगा सकते हैं, 50-50 के 2 लगा देंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम्स कितने हैं ना।
तो आप यहाँ पे इक्विपमेंट आपका कोई सा भी हो, जो कॉमन इसके पार्ट्स हैं ना, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से लगे होते हैं। जिस यहाँ से इस डायग्राम से भी जो है ना वो कुछ ना कुछ शो हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखें ये आउटडोर यूनिट है, ये आ रही है, तो ये हमारे पास कूलिंग कॉइल है, ये हीटिंग कॉइल है और ये फ़ैन है जो इसको जो है ना वो प्रेशराइज़ कर रहा है, जो आगे इस भेजते हैं इसको। तो ये डिफरेंट ज़ोन होते हैं जहाँ पे हमने पहुँचाने होते हैं। कम रूम्स कह लो, स्पेसेस कह लो, तो यूजुअली हम ज़ोन कह रहे होते हैं। तो ये वीएवी लगता है, वीएवी क्या होता है, जो एयर आ रही होती है उसको रेगुलेट करते हैं ना, वेरिएबल एयर वॉल्यूम कहते हैं इसको, वेरिएबल एयर वॉल्यूम, कि हम एयर वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू, जितनी चाहिए उसको हम रेगुलेट करते हैं। तो बहरहाल तो कुछ होता ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं एएचयू को। तो एएचयू बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, या अगर इससे पहले आपको मैं चिलर के बारे में बता दूं तो आई होप वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक ना वो है, मैंने एक बनाया था, वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। इस तरह वीडियोज़ भी देखी से आपको आइडिया होगा कि किस तरह काम कर रहा है। तो ये हमारी जो है ना एक डक्ट जा रही है पूरी की पूरी, यहाँ से ये डक्ट आ गई है, ठीक है। ये कुछ एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, ये बॉक्स टाइप से। तो ये क्या कर रहे हैं, एयर को लेके आ रहे हैं और जिस रूम में चाहिए वो उस रूम में जो है ना वो पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे कूलिंग चाहिए तो ये कूलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हीटिंग चाहिए तो ये हीटिंग कर रहे हैं, स्लाइड कूलिंग चाहिए तो मतलब ये सप्लाई कर रहे हैं। ये आ गई हमारी एक डक्ट। अब यहाँ पे पीछे एक दूसरी डक्ट आ रही है। अब अगर हम सिर्फ एयर यहाँ पे सप्लाई करते रहे तो इस रूम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब जितनी एयर सप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उतनी ही एयर यहाँ से रिटर्न भी हो ना, इस कमरे से बाहर भी जाए। तो उसके लिए हम एक अलग डक्ट यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये डक्ट को वापस लेके आ रहा होता है। तो इस तरह ये बाहर यहाँ से एग्जॉस्ट आती है, बाहर चले जाती है। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये चिलर होता है, ठीक है। चिलर का काम क्या होता है कि ये वाटर को जो है ना वो करता है, कूल करता है। इफ आई शो यू ऑन द इंटरनेट, तो अगर आप ये चिलर को देखो, आपने हीट एंड वो सॉरी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के बारे में सुना होगा। तो इस सिलेंडर के अंदर और इसके पीछे एक और सिलेंडर है, इन दोनों के अंदर ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर पड़े होते हैं। एक के अंदर वाटर और रेफ्रिजरेंट होता है और दूसरे के अंदर भी वाटर और रेफ्रिजरेंट होता है। लेकिन इसमें से जो वाटर है वो डायरेक्ट हमारा जाता है आगे एएचयू की तरफ, एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल है। तो इस कूलिंग कॉइल के अंदर एक तरफ से वाटर इन होगा और इस तरफ से आउट होगा। तो इस तरफ से जो वाटर इन होगा तो वो कहाँ से पानी आएगा, आपका चिलर से आएगा। तो सबसे पहले ये एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर क्या होता है, यहाँ से एक ये फ़ैन लगा होता है और साथ में एक मोटर लगी होती है। ये मोटर इस फ़ैन को ना रोटेट करवाती है, जिसकी वजह से यहाँ से एक एयर जो है ना वो सक होके आती है। तो ये कहाँ से एयर आ रही है, ये आउटडोर एयर से, मतलब बाहर जो ताज़ा हवा है वो आ रही होती है इसमें से। और यहाँ पे ये फ़िल्टर लगे होते हैं ताकि उस हवा के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी है, डस्ट पार्टिकल्स है या कोई और अदर पार्टिकल्स हैं, तो वो यहाँ पे वो रुक जाए। हम यूजुअली एक फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं, 2 नहीं करते।
तो उस सूरत में करते हैं जहाँ पर हमें हॉस्पिटल्स वगैरह है या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ऐसी एरियाज़ के अंदर हम 2 फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि एयर जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो फ्री आए एयर पार्टिकल से, अनडिज़ायर्ड पार्टिकल से। इसके आगे अगर गर्मियाँ हैं, तो इसमें से जो चिलर से पानी आ रहा होगा वो इस कूलिंग कॉइल में से सर्कुलेट करेगा और यहाँ से हवा पास करेगी। इसका तो हवा पास करेगी तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये हीटिंग कॉइल ये बंद रहेगा सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में। तो यहाँ से अब जो हवा है वो ठंडी हो चुकी हुई है और ये फ़ैन क्या करेगा, उस हवा को यहाँ से आगे जो डक्ट है वो डक्ट को दे देगा। जैसे अभी हमने पिछली एक स्लाइड में देखा कि डक्ट के थ्रू से ना डिफरेंट रूम्स के अंदर एयर जा रही थी, तो वो डक्ट के अंदर जो एयर आ रही है वो इस AHU यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट से ठंडी होके आ रही होती है। तो ये होता है हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट। तो HVAC के अंदर ना ये मेन कंपोनेंट होगा लाजमी, कोई भी HVAC सिस्टम है, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई लार्ज जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में, तो उनमें AHU लाजमी होता है और दूसरा चिलर लाजमी होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको चिलर दिखाया। अब जो कूलिंग कॉइल के अंदर पानी आ रहा होता है, इसके अंदर भी सेम जो है ना वो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर और कॉइल इसके अंदर होती है। अब इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो शेल के अंदर होता है और ट्यूब्स के अंदर जो है वो पानी होता है। अब वो जो रेफ्रिजरेंट है, ज़ाहिर बात है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसके अंदर जो ट्यूब्स के अंदर पानी होता है वो हमारा AHU से आ रहा होता है ना। अब ज़ाहिर बात है AHU के अंदर जब गर्म हवा इससे गुज़रती है, तो जो पानी है वो उसकी गर्म हवा की जो है ना वो टेम्परेचर को एब्ज़ॉर्ब करता है और वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो कॉइल से जिस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा होता है उसको हम दोबारा भेजते हैं इस चिलर के अंदर। तो इस चिलर के अंदर ट्यूब्स के अंदर से जब पानी गुज़र रहा होता है, तो रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी कम टेम्परेचर पे है, तो वो उस पानी की एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इस तरह दोबारा जो है ना वो पानी ठंडा होके इस कॉइल के अंदर आ जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि अब रेफ्रिजरेंट ने पानी से जो है ना वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर ली है, तो अब रेफ्रिजरेंट इटसेल्फ खुद गर्म हो गया। तो अब क्या करते हैं, इस रेफ्रिजरेंट को इस साथ वाले हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। इस हीट एक्सचेंजर के अंदर जो कॉइल्स है उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और आउटसाइड के ऊपर वाटर होता है। ये वाटर जो इस के अंदर वाटर होता है, इसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पे होता है। ये अटैच होता है कूलिंग टावर के साथ। अगर आप ये देखें तो ये बहुत बड़े-बड़े हैवी साइज़ के जो है ना ये कूलिंग टावर्स लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 पाइप्स हैं ना, तो इसमें से पानी जो है वो आ रहा होता है, जो गर्म पानी होता है ना, जस्ट अ मिनट, ये वाला ना यहाँ से। अब रेफ्रिजरेंट का पानी गर्म है और इस पानी अब ठंडा पानी इसमें होता है, वो कहाँ से आता है, इस कूलिंग टावर से आता है। वो ठंडा पानी क्या करता है, इस रेफ्रिजरेंट की जो गर्मी होती है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और अब पानी खुद गर्म हो जाता है और वो पानी कहाँ पे आता है, इस कूलिंग टावर में आता है। अगर मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखाऊँ यहाँ पे, कुछ वीडियो की है। तो ये इसके ऊपर फ़ैन लगे होते हैं और ये फ़ैन क्या करते हैं, ये यहाँ पे ना वो लगी होती है, आपके फ़िल्टर्स लगे होते हैं। यहाँ से पानी आती हवा आती है और यहाँ से गुज़र जाती है। गर्म हवा आ रही है और यहाँ से ठंडी होके वो मतलब एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। अब ये गर्म पानी आ रहा है इसमें, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये पानी इस तरह ना
हम ये एक पाइप आ रहा है, यहाँ पे पानी को शॉवर करता है, गर्म पानी को। तो जैसे पानी नीचे आता है तो हवा इस पानी के साथ टकराती है और इस गर्म पानी को जो है ना वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है और पानी दोबारा ठंडा हो जाता है। इस प्रोसेस के दरमियान में तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो 10 डिग्री का फ़र्क आता है। अगर यहाँ से जो वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है, तो यहाँ से जाते-जाते उसका 27 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब इतने एफिशिएंट ये कूलिंग टावर होते हैं। तो अब ये ठंडा पानी दोबारा इस चिलर में आता है और जो रेफ्रिजरेंट यहाँ से गर्म होके आता है उसको दोबारा से वो ठंडा कर देता है और ये रेफ्रिजरेंट दोबारा इस जो है ना वो शेल में आ जाता है। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह कूलिंग टावर और इस शेल का कनेक्शन होता है और इस शेल का और इस शेल का कनेक्शन होता है। रेफ्रिजरेंट इसमें साइकिल एक साइकिल के अंदर रोटेट करता रहता है और जो पानी होता है वो कूलिंग टावर और इसके दरमियान में रोटेट करता रहता है और जो हमें पानी चाहिए हवा को ठंडा करने के लिए वो पानी इस शेल के अंदर और इस कूलिंग कॉइल के अंदर रोटेट करता रहता है। और जो एयर है हमारे पास तो एयर जो है वो इस तरह यहाँ से आती रहती है और यहाँ से आप देखोगे थोड़ा-सा नीचे कनेक्शन भी हुआ है। जो वापस रूम से एयर आ रही है वो हम सब की सब बाहर नहीं निकाल रहे। उसका 10 टू 15% जो एशरे है वो मैं कहता है कि 10 टू 15% आपने उसका एग्ज़ॉस्ट करना है और जो 80 टू 85% है वो रिटर्न आपने दोबारा यहाँ से लेके आना है। तो यहाँ से आप देखें ये एक साइकिल चलता जा रहा है एयर का। एयर जा रही है, यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो वापस आती है, दोबारा से एएचयू में और एएचयू से दोबारा सॉरी यहाँ से वापस आती है, रिटर्न ये एएचयू लगे हुए हैं, एएचयू में आती है और दोबारा ये साइकिल चलता रहता है। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन इसको आप खुद स्टडी करोगे तो आपको ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दिया था एक मैकेनिकल सिस्टम का कि होता कैसे है ना, काम कैसे चीज़ें करती हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है या समझ नहीं है। और अगर हम ये सिस्टम ना लगाए ना एएचयू का एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हर रूम के लिए इस रूम के लिए अलग एसी वो स्प्लिट एसी लगाना पड़ेगा, इसके लिए अलग लगाना पड़ेगा और इसके लिए अलग लगाना पड़ेगा। तो इस तरह 1, 2, 3 एसी हमारे लग जाएंगे और उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बजाय 3 एसी को अलग-अलग से चलाना, तो एक लगा लेते हैं हम सेंट्रलाइज़्ड, इसको सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके अंदर एएचयू चिलर और कूलिंग टावर लगे होते हैं। इन सबको मिला के हम सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बोलते हैं। तो हम सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम प्रेफ़र करते हैं बजाय इंडिविजुअल स्प्लिट एसी को लगाने के लिए। तो अभी तक मैंने जो पार्ट बताया है, तो ये काम जो करते हैं ना ये डिज़ाइनर करते हैं और जो मॉडलिंग का काम है रेविट के अंदर हम करते हैं, वो करते हैं हमारे मॉडलर। बट जैसे-जैसे ये फील्ड ग्रो कर रही है, तो अब इस चीज़ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है कि सारे काम जो है ना वो इंजीनियर ही करे। इंजीनियर को डिज़ाइन भी आता हो, उसको जो एएचयू के बारे में पता हो, कूलिंग टावर के बारे में पता हो, इनकी सिलेक्शन कैसे करनी है। अभी एक और चीज़ अहम है कि अब मैंने इसकी वर्किंग बताई है कि ब्रीफली कि ये वर्क कैसे करता है। असल में तो उसकी पूरी एक दुनिया है चिलर की, एएचयू की और कूलिंग टावर की। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो फिर हर कंपोनेंट की ना हम सिलेक्शन भी करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कितने साइज़ का हमने चिलर लगाना है, कितने साइज़ का हमने कूलिंग टावर लगाना है, कितने साइज़ का हमने एएचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट लगाना है। और इससे अगली चीज़ आती है हमारे पास कि अगर हमने लेट्स सपोज़ हमने कूलिंग टावर का साइज़ भी फाइंड कर लिया है, चिलर का साइज़ भी फाइनल कर लिया है, एएचयू का साइज़ भी फाइनल कर लिया है और डक्ट की जो साइज़ है कि कितने विड्थ और लेंथ की डक्ट लगेगी वो भी हमने जो है ना वो डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ना अब डिसाइड करना है कि इस रूम के अंदर हमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है।
एज यू नो डैट के पूरे दिन के अंदर इस कमरे के अंदर एक जैसी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी समर में। हो सकता है कि सुबह 10-11 बजे तक इतने टेम्परेचर नहीं होता तो कूलिंग बोर्ड की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा यहाँ पे ना हो। लेकिन 11 या 12 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक जून जुलाई के महीने में यहाँ पे कूलिंग की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह फिर रात के वक़्त में यहाँ पे कूलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। तो अगर हम एक ही सीएफएम मतलब जो एयर की जो फ्लो रेट है वो एक के ऊपर ही हम इसके रूम के अंदर भेजेंगे तो वो एक किस्म का टेम्परेचर जो है वो हम मेंटेन कर सकेंगे। हम चेंज नहीं कर सकते कि अगर सुबह के वक़्त हमें वो जो है ना वो कूलिंग जो चाहिए है वो लेट्स सपोज़ हम चाहते हैं कि जो एयर का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ 24 के ऊपर हमने मेंटेन करना है तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हम एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वीएवी सिस्टम का। इसको कहते हैं वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम। और दूसरा होता है सीएवी कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम। तो ये भी हमें बताना पड़ता है। अब जो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम है वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है और जो वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसलिए क्योंकि वीएवी सिस्टम के अंदर हमारे पास एडिशनल जो है ना वो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे दोनों सिस्टम्स का मवाजना किया गया। ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें। असल में ये नाम इतने ज़्यादा इस तरह के हैं ना तो वो बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब आप नए इस फील्ड के अंदर आते हैं। तो ये है वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम और दूसरा है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम। डिफरेंस क्या है? वीएवी के अंदर हम जो एयर आ रही है उसकी क्वांटिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो सीएवी सिस्टम है उसके अंदर हम जो एयर की एक बार हमने सेट कर दिए तो वो पूरे दिन के अंदर वही रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो मैंने एग्जांपल दी थी वो मैंने एग्जांपल दी थी डे के हिसाब से कि डे के अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर होते हैं। अगर क्या हो कि एक बिल्डिंग के अंदर एक रूम के अंदर लार्ज कूलिंग लोड है और एक साथ ही दूसरा रूम है जिसके अंदर जो है वो स्मॉल कूलिंग लोड है, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं पड़े हैं। जिस तरह के आपको पता है कि ये कंप्यूटर्स हैं, लोग हैं, लाइटिंग है, तो हर एक से हीट जनरेट होती है। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे सर्वर्स पड़े हुए हैं तो जितने ज़्यादा आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी उनके अंदर जिनसे हीटिंग लोड हीट जनरेट हो रही है तो वहाँ पे आपका ऑब्वियसली लार्ज कूलिंग लोड आएगा। अगरचे आपका दोनों रूम का एरिया सेम रहे लेकिन फिर भी जिसमें आपकी चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ पे लार्ज कूलिंग लोड आएगा। जिस तरह के सर्वर्स इस रूम में पड़े हुए वगैरह वगैरह। तो वीएवी में क्या होता है? तो वीएवी ना एक्चुअली ये एक बॉक्स होता है। तो इसके अंदर ना हम ये बॉक्स लगा देते हैं। जब ये बॉक्स लगा देते हैं जस्ट वी कॉल्ड इट अ वीएवी सिस्टम। ये बॉक्स क्या करता है? इस बॉक्स को अगर हम इस तरह देखें, यहाँ से एयर इन हो रही होती है, ये वीएवी हाउसिंग आ गई और ये इसका आउटलेट आ गया। अब इस वीएवी के अंदर ये इस तरह ना एक एक्चुएटर लगा होता है। एक्चुएटर यू नो टू कंट्रोल और रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल, आप इसको प्लेट कह लें या जो भी मर्जी कह लें या डैम्पर कह लें। तो हम क्या करते हैं कि जितनी हमें यहाँ से ना मतलब ये एक्चुएटर खुद ब खुद एयर की जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? ये सारी बात है। अभी ये फुल एयर फ्लो आ रहा है, जैसे इस थोड़ा क्लोज होगा तो एयर फ्लो कम हो जाएगा और इस यहाँ पे इसके पास ये कूलिंग कॉइल्स लगी होती हैं, हीटिंग या कूलिंग व्हाटसोएवर। जिस तरह एएचयू के अंदर एक कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल सी, इसी तरह इसके अंदर भी एक स्मॉल सी लगी होती है और यहाँ से हम इसको कनेक्शन दे देते हैं वाटर का। अगर मैं आपको शुरू में दिखाऊँ एएचयू के अंदर, तो यहाँ पे एएचयू के अंदर मैंने बताया था चिलर से पानी आ रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास जो वाटर है वो डायरेक्ट एएचयू से सॉरी चिलर से आ रहा होता है एक कनेक्शन ना। इन केस ऑफ ठंडा पानी है या गर्म पानी है, जो सा भी पानी चाहिए होता है वो इसमें आता है और यहाँ पर हम जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं हीटिंग और कूलिंग को एज कम्पेयर टू द रूम रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी दिखाया था
कि यहाँ पे कूलिंग हो रही है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, और यहाँ पे आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये भी बॉक्स लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम कूलिंग और हीटिंग को, अगरचे वो एक ही बिल्डिंग के अंदर है, वो डिफरेंटली हम एक ही सिस्टम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ था इसके बारे में, एचवीएसी सिस्टम्स के बारे में। और दूसरा ना, हमारे पास रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, जिस तरह के शॉपिंग मॉल है, ऑफिस बिल्डिंग्स है। तो एशरे क्या करता है, इन डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए उसके जो कोड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आप जो है ना वो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसी के अंदर, कि यहाँ पे हम रिटर्न ले रहे हैं, जितनी सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ एयर जो है ना वो हम रिटर्न भी ले रहे हैं। लेकिन लेकिन ना इस केस में क्या होता है, हॉस्पिटल के केस में हम रिटर्न नहीं लेते हैं। जितनी भी आपकी जो रिटर्न एयर आ रही है तो उसको हम एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ऑफिस बिल्डिंग्स है, तो हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि आपने किस तरह से डक्ट को जो है ना वो डिज़ाइन करना करना होता है। अब मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर जब रैविट के अंदर मॉडलिंग कर रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं क्विकली दिखाऊं यहाँ पे, हमारे पास डक्ट के ना 3 सिस्टम्स बने होते थे। एक रिटर्न का, सप्लाई का और एक एग्जॉस्ट का। तो अगर मतलब हम देखें ना तो ऐसा ही लगता है कि एक बिल्डिंग के अंदर या तो हम सब एयर सप्लाई कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं और एग्जॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम डर्ट को फायर के केस में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 होते हैं ना, एग्जॉस्ट, रिटर्न और सप्लाई। लेकिन अगर क्या हो कि किसी कमरे के अंदर ना किसी वक़्त आग लग जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर वो सिस्टम हमारा जो है ये ऐसे ही ऑपरेट करता रहेगा, अगर मिसाल के तौर पर इस रूम के अंदर आग लग गई है ना, तो अब ये रिटर्न भी यहाँ से लग रहा है, तो अब वो जैसे रिटर्न आएगा तो यहाँ से सप्लाई होएगी, तो सब कमरों के अंदर वो धुआँ चले जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक अलग से एक सिस्टम यहाँ पे लगाते हैं। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के अंदर ना स्मोक टैम्पर्स भी, सॉरी, स्मोक डिटेक्टर्स ये भी लगे होते हैं, फायर अलार्म लगे होते हैं। तो फायर अलार्म क्या करते हैं, जब इसके अंदर आग लगती है तो वो कुछ सेंसर होते हैं जो हीट को सेंस करते हैं और इस सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे हम पैरेलल में एक और डक्ट लगाते हैं। उस डक्ट के अंदर ना एक फ़ैन लगा होता है जो कि उस डक्ट के अंदर ही कहीं पे लगा होता है। तो वो क्या करता है कि जिस कमरे के अंदर आग लगी होती है, वो वहाँ से सारी हवा लेके एग्ज़ॉस्ट बाहर फेंक देता है, ताकि ये जो आग की वजह से धुआँ लग रहा है ना, ये बाकी कमरों के अंदर ना आ जाए। तो कहने का मकसद ये, जो डक्ट है वो जस्ट एयर सप्लाई करने के लिए या उसको रिटर्न करने के लिए या एग्ज़ॉस्ट करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि हम आग लगने के केसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना वो इनकी होती है डक्ट्स की। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ओके, तो आई थिंक अभी मुझे फाइल मिल नहीं रही है। तो मतलब डिफरेंट किस्म की जो है ना वो हम डक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप मॉडलिंग करते हैं ना, तो आपको सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप रैविट के अंदर आपने मॉडल क्या करना है। और ये एक अलग आर्ट है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि वो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है, और मॉडलिंग के अंदर आपने उस सिस्टम को ड्रा करना कैसे करना है, ये एक अलग स्किल है। तो अब हम जाते हैं रैविट की तरफ और कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रा करते हैं।
बस इनको ऑफ कर दो, ऑफ हो गया यहाँ से। और लेट्स सी क्या हमारे पास चिलर भी नहीं है हमारे पास। AHU एयर हैंडलिंग यूनिट हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं, ये चीज़ जो होती है इसको हम एयर टर्मिनल बोलते हैं। तो एयर टर्मिनल, टर्मिनल जिस तरह बस टर्मिनल्स होते हैं ना, बस टर्मिनल्स इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट बसेस आती है, चाहे वैगन हो, जिस टाइप की मर्जी बस हो। तो ये भी टर्मिनल है एयर टर्मिनल का। तो ये वो टर्मिनल जहाँ पे एयर आती है। तो ये एयर टर्मिनल ना डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। तो डिफ्यूज़र भी हो सकते हैं, ग्रिल्स भी हो सकती हैं। तो ये दो ही होते हैं, डिफ्यूज़र्स और ग्रिल्स। अब ये डिफ्यूज़र्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। रेक्टेंगुलर डिफ्यूज़र्स भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं। ये अक्सर मैंने लास्ट बैच भी पढ़ाया था, तो उसमें भी कन्फ्यूजन थी टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़र्स। देख रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के ये सारे जो है ना हमारे पास डिफ्यूज़र्स हैं। तो यूजुअली जो जब हम एयर सप्लाई करनी होती है, तो हम ये इस तरह के जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारे, इसको स्लोटेड कहते हैं, इसको ग्रिल्स बोलते हैं। ये जस्ट डिफ्यूज़र आ गया हमारे पास। ये भी एयर कंडीशनिंग ग्रिल है, ये एग्जॉस्ट ग्रिल है। तो मतलब है ग्रिल ही है, इट डिपेंड्स कि किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो गया, फिर वो हम इसको नाम दे देते हैं। जिस तरह एग्जॉस्ट ग्रिल आ गया ना, और ये एयर कंडीशनर ग्रिल जो सप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम सबसे पहले चिलर बना लेते हैं अपना। तो उसमें फैमिली लेते हैं एक, ठीक है। अभी मैं ले लेता हूँ जेनेरिक मॉडल। और मैं जाता हूँ एक्सट्रूडर में। ये जो फैमिली है वेरी सिमिलर टू सॉलिडवर्क्स, बट इसके डिफरेंट पर्पज़ हैं। यहाँ से मैं बॉक्स जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, और उसको मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 6 फीट। इसको मैं कर देता हूँ 4, और इसको मैं कर देता हूँ 6 फीट। जी हम सर। सर रैबिट का जो है ना ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, इसका पता नहीं अब क्या इशू है। वो शो कर रहे थे वेबसाइट पे 27 सितंबर तक जो है ना, तो हम इस इशू को सॉल्व कर देंगे। अभी मैं दोबारा इंस्टॉल कर चुका हूँ, हो तो रहा है, पता नहीं, अब देखते हैं फिर चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन ये रैबिट ना हो तो फिर उसके अलावा प्रैक्टिस ना हो तो अब पता है लर्निंग नहीं होती। हाँ चले, फिर ऐसे कर ले, आप वो ऑफिशियल की तरफ ना जाए ना, आप जी वो कर लें, क्रैक कर लें। क्रैक का मैं इसलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि क्रैक में ना ये है कि वो 23 का अवेलेबल है। तो मैं क्रैक इजीली इंस्टॉल होता ही नहीं है, आप जिससे मर्जी करवा लें वो नहीं होगा। सर जी, तो मेरी मैं हो लास्ट जाता है सर जी, क्रैक हो जी, जाता है, क्रैक मैं आसानी से कर लेता हूँ, वो इशू नहीं अच्छा है। तो बट फिर उसका इशू सर आ जाता है कि लाइसेंस का जो है ना वो इशू आ जाता है हम्म, लाइसेंस में। वो कहते हैं कि लाइसेंस ऐसा लगाओ कि वो जब बंदा एक बार लगाता है ना लाइसेंस, चल पड़ता है, हम्म, ठीक ठाक चलता है। लेकिन उसके बाद फिर वो जब मैं सुबह फिर चलाता हूँ, ओपन करता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये जो है इस लाइसेंस पे लिमिट पूरी हो चुकी है, तो वो फिर नहीं चालू होता उस लाइसेंस पे। वो कहते हैं आपने लाइसेंस भी अपडेट करें। तो इसका इसका वजह फिर ये होगी ना कि आपने कोई वो क्रैक सॉफ्टवेयर या इस तरह की कोई पायरेटेड जो है ना वो इंस्टॉल की होगी। तो जिस पीसी के अंदर वो आपने करना होता है, वो कोशिश करें कि उसके अंदर फिर क्रैक वर्जन्स, क्रैक चीज़ें कोई इंस्टॉल ना करें, फिर ये इशू सर करता मैंने है। मैंने ये किया है 2025 मॉडल जो है ना वो किया था ना, 25 वाला अपडेट वो की थी, तो थोड़ी नीचे वाली कार में मैंने चेक कर क्रैक कर ली। ना इसका इशू नहीं है। मैंने, मेरे पास ये देखे 2 है ना इंस्टॉल मैंने किए हुए हैं। मैंने 24 भी किया हुआ है, 25 भी किया हुआ है ना, नेविस वर्क का ठीक। ये भी मैंने किया हुआ है। सर, आपने तो कौन सी ऑटो कैड,
मुझे तकरीबन 1 साल हो गया, मैंने 1 साल पहले किया था। क्रैक्स? और नहीं, नहीं, ये लाइसेंस्ड ही है ना, अच्छा। वहाँ से किया हुआ था। हाँ, तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं आ रहा। मैं फिर ये कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर क्रैक चीज़ें ना वो ना इंस्टॉल करूँ। मैंने की हुई है 1-2, जिस तरह ये ऐप है, ये भी क्रैक है, बट इससे कोई इश्यू इतना नहीं हो रहा। काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने भी किया, लाइसेंस का किसी का इश्यू नहीं आया। आई डोंट नो कि आपके साथ क्यों इश्यू कर रहे हैं। सर चलिए ये क्लास के आखिर पे ना फिर आपको क्लास के आखिर पे ना डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। तो हाँ, ताकि जो भी फ्लो है ना वो बना रहे, फिर वो टूट जाता है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास ना हमज़ा आ गया है एएचयू की। हम कुछ एक फैमिली बना रहे हैं। अच्छा, इस फैमिली में चलो आगे आपको बताता रहूँगा साथ-साथ। इसके अंदर हमने इसका जो है कि हाइट कितनी रखनी है, लेट्स सपोज़ कि हम 4 फीट रख लेते हैं इसकी हाइट। और अगर इसका मैं 3D व्यू देखूँ, तो ये इस तरह का हमारे पास बॉक्स बन गया है। तो चिलर के अंदर 2 चीज़ें आ रही होती हैं ना। चिलर के अंदर एक हमारा रेफ्रिजरेंट होता है और एक हमारा वो होता है वाटर सर्कुलेट कर रहा है। तो इसके लिए हमें 4 कनेक्शन चाहिए होंगे। तो जिस प्लेन के ऊपर ड्रा करना है, वहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने चिलर दिखाया था ना आपको, मैंने दिखाया था, मैंने कहा था उसके अंदर एक हीट एक्सचेंजर, 2 हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं ना। तो लेट्स सपोज़ इसका मैं टायर रखता हूँ 4 इंच कर लेते हैं। और इसका भी टायर 4 इंच। रैबिट के अंदर ये है कि आप यहाँ पे मैंने 4 इंच लिखूँगा, तो ये इंटर करूँगा तो ये ऑटोमैटिकली 4 इंच समझ जाएगा। और अगर मैं जस्ट फुट का लिखूँगा तो ये फुट को भी समझ जाएगा। अगर मैं एमएम लिखूँगा तो ये एमएम को भी समझ जाएगा। तो ये इश्यू नहीं रहती है कि मतलब कि कौन-सी वैल्यू हम लिखें, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं 4 इंच कर रहा हूँ उसको, और इसको भी मैं 4 इंच कर रहा हूँ। बस आपने क्या करना होता है, इसके यूनिट सेट करने होते हैं। यहाँ पे इसके लेंथ का जो भी यूनिट है वो फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस रखा हुआ है मैंने। तो इसको यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से प्रेस करना होता है यूएन, तो आपको पता चल जाता है कि आपके इस जो टेम्प या जो भी आपने ओपन की हुई विंडो, इसमें यूनिट कौन सी इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा जी, तो अब ये हो गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ी अरेंजमेंट कर लेता हूँ। इसको मैनुअली करता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। तो अब ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा और यहाँ से आउट होगा। और इसके अंदर से पानी इन होगा जो एएचयू से आएगा। इस एएचयू में से जो कॉइल है वहाँ से पानी आएगा, इसमें इन होगा और यहाँ से आउट होगा साइड के ऊपर। सॉरी, साइड के ऊपर जो है ना वो रेफ्रिजरेंट है जो इस पानी के टेम्परेचर को दोबारा से कम कर देगा। इसीलिए मैंने शुरू में वो आपको बता दिया था। तो अब इसकी मैं हाइट रख देता हूँ लेट्स से 16 इंच रख देता हूँ। ओके हो गया, हाँ, उसका हो गया। ओके, अच्छा जी। अब आपको मैं ना एक 3D में दिखा दूँ इसका क्विकली। तो ये हमारा एएचयू हो गया।
अब हमने क्या करना है, इसको कनेक्शन देना है, क्योंकि जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके इससे पाइप निकालेंगे तो वो पाइप ना इस यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ता है हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रिएट में जाएंगे, पाइप कनेक्टर और सरफेस फाइंड करेंगे जिसके ऊपर हमने कनेक्टर लगाना है। तो वहाँ से हमारा कनेक्शन बनना शुरू होगा रेविट के अंदर। तो ये फेस आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो कनेक्टर है इसका मैं साइज़ रखता हूँ 4 इंच। इसका डाया 4 इंच, दोनों को पकड़ कर मैं इसका डाया कर दूँ 4 इंच। तो अभी हो गया। अब हमने बताना है इस रैबिट को कि ये कनेक्टर किसके लिए इस्तेमाल होगा ना। तो अगर मैं दोबारा जाऊँ क्रिएट में, तो यहाँ पे ना डिफरेंट कनेक्टर्स आते हैं कि यहाँ पे आपने क्या चीज़ कनेक्ट करनी है, डक्ट कनेक्ट करनी है या इलेक्ट्रिकल के तार है वो कनेक्ट करनी, क्या करनी है ना। तो मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे पाइप कनेक्ट करना है, क्योंकि जो लिक्विड है उसके लिए हम पाइप यूज़ करते हैं ना, तो मैंने इसका कनेक्टर लगाया था। अब मैं बताऊँगा कि यहाँ से कोई चीज़ इसके अंदर जाएगी या बाहर आएगी। तो मैं इसको सप्लाई क्या करना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोलिक सप्लाई होगी और वो यहाँ से इन होगा, कोई चीज़ इसके अंदर जाएगी ना। और इसी तरह मैं चाहता हूँ इसके अंदर हाइड्रोलिक रिटर्न होगा और कोई चीज़ बाहर आएगी यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे हमारा जो पानी है वो जाएगा, इन होगा और यहाँ से आउट होगा। तो ये हमारा जो है ना वो एक टाइप का चिलर बन गया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो इसको हम सिलेंड्रिकल भी बना लेते थे, लेकिन उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा अब मैंने बताना है यहाँ से गए हम बताते हैं इस रैबिट को कि ये चीज़ जो मैंने बनाई है ना वो क्या है। देखिए यहाँ पे कितनी कैटेगरी आपको ना देखने की मिल जाएगी। मतलब यहाँ से अगर मैंने क्या तो कितनी चीज़ें हैं। तो अभी जो मैंने बनाई है चिलर है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो मैकेनिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे ये फैमिली कैटेगरी है, तो ये चीज़ मैं इसको ना हम फैमिली बोलते हैं। एक रैबिट के जितनी भी चीज़ें हम पाइप है, डक्ट है, फिटिंग्स हैं, उन सबको हम फैमिली बोलते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मैकेनिकल इक्विपमेंट है। यहाँ से मैं रैबिट को बता रहा हूँ ये मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया, और इसको मैं अब यहाँ से करता हूँ लोड इनटू प्रोजेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इसके अंदर जो है ना ये लोड होके आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको सेव करवा दूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ चिलर, और यहाँ से इसका मैं बैकअप सेव करता हूँ। ये मैक्सिमम बैकअप होते हैं, अगर मैं जितने बैकअप रखूँगा ना तो वो 3-4 फाइल्स यहाँ पे बना देगा बैकअप के तौर पर। इन केस मेरी ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाए तो मेरे पास 3-4 बैकअप पड़े होंगे। तो 3-4 की ज़रूरत नहीं है, एक ही हमारे पास जो है ना वो काफ़ी है ना। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा और इसको मैं सेव कहाँ पे कहाँ जाता हूँ, बैश 2 है और लेक्चर 3 है। तो मैंने पहले इसको सेव करा दिया। तो ये हमारे पास चिलर आ गया, जिससे यहाँ पे इसके चिलर लिखा गया, मैकेनिकल इक्विपमेंट आ गया। अब चिलर के बाद हमें चाहिए होता है AHU। तो AHU यहाँ से मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ CM,
CM एक शॉर्टकट है, जब भी कोई भी आपने चीज़ इसके फैमिली लगानी है तो वो CM हम प्रेस करते हैं और यहाँ से हम लिखेंगे एयर हैंडलिंग यूनिट। ये हमारे पास एयर हैंडलिंग यूनिट है। तो एयर यूनिट के अंदर फ़ैन लगा होता है, तो फ़ैन को हम यहाँ से जो है ना वो इलेक्ट्रिक पावर भी सप्लाई करते हैं। और 2 डक्ट होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक इन की और एक आउट की होती है ना। और 2 यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कनेक्टर होते हैं, यहाँ पे दोनों आउट के हैं। आई डोंट नो व्हाई एक इनका होना चाहिए था कि एक से पानी आएगा और एक से पानी जो है वो जाएगा। चलिए देखते हैं और इनको हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कनेक्शन यहाँ से चिलर से ना, चिलर से एक यहाँ पे पानी जाएगा। तो एक कूलिंग टावर है, वो अभी मैं नहीं बनाता, वो आपको पता चल गया है कि हम कैसे ये चीज़ बनाते हैं। तो आप खुद जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, कूलिंग टावर बनाएंगे इस तरह का, और ये लाजमी बनाना होगा इंशाल्लाह। तो इसका कनेक्शन कैसे हम बनाते हैं, अब चूँकि अब देखिए यहाँ पे दो, एक कनेक्शन है, इसके नीचे एक कनेक्शन है, तो मुश्किल हो रही है ना ड्रा करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेक्शन ड्रा करते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, इसका चेहरा इधर हो गया। तो ऐसा जैसे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे खड़ा होकर इस तरफ से इसको देख रहा है। या अगर हम इसको ऐसे ही कर लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। राइट क्लिक किया, गो टू व्यू, यहाँ से इसकी थोड़ी विजिबिलिटी को हम बेहतर बना लेते हैं। यहाँ से हम फाइन कर लेते हैं ताकि हमें बेहतर दिखाई दे। और यहाँ पे अभी भी एक इशू है, अब दोनों वो सामने जो है ना एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे इस दरमियान में। अब ये दरमियान से हमें काट के दिखाएगा ना। तो अब ये देखो, अब हमारे पास ये चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और एक पाइप यहाँ पे ड्रा कर देंगे। अब पाइप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा ना, उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये पाइप हमारे पास ड्रा हो गया। इस पाइप को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आ रहा है हमारे पास हाइड्रोलिक सप्लाई का पाइप आ रहा है। ठीक है, और दोबारा हम जाएंगे सेक्शन में, ड्रा पाइप। चलो ये पाइप ड्रा हो गया है कि अब आई डोंट नो कि यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रहा है। यूजुअली शो हो जाता है इसमें, डोंट नो कि क्या इशू है, ये शो क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे रैबिट के अंदर ना बाज़ दफ़ा ये चीज़ें हो जाती हैं कि ये वर्क नहीं करता ना सही तरह से। फिल्टर भी कोई अप्लाई नहीं हुआ, और यहाँ से ये पाइप भी शो नहीं। बट एनी हाउ हमारे पास यहाँ पे हमें ये ड्रा हुए हुए नज़र आ गए। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बॉक्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये 3D में भी शो हो जाएगा। इसको मैं शेडिड कर लेता हूँ कलर में और यहाँ पे फाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये पाइप हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। ये वाला पाइप है, इसके अंदर से ये एक हमारी जो है ना वो पानी जाएगा और यहाँ से रिटर्न वापस आएगा। तो अब ये जो रिटर्न वाला है हमने इसको कहाँ लेके जाना है, इसको मैं बंद कर देते हैं मैकेनिकल में। यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ AH, इसकी मैं पहले इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी डक्ट भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक डक्ट ड्रा कर देंगे।
ओके, तो इसमें ये इशू आ रहा है, इसको भी हम फिर जो है ना वो सेक्शन काट के ड्रा करेंगे। तो ये हमारा है डक्ट यहाँ से जा रही है। तो असल में ना पाइपिंग के अंदर इशू नहीं आता है, लेकिन जब आप डक्ट ड्रा कर रहे होते हैं ना तो इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा आपके पास आते हैं। तो इसलिए जो बेहतरीन प्रैक्टिस है वो यही है कि आप सेक्शन के अंदर आके काम करें। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आपको ना ये आइकन नज़र आएगा। इस आइकन में क्रॉस बना हुआ है और इसमें सिर्फ एक डायगोनल लाइन है। तो जहाँ पे क्रॉस बना होगा ये सप्लाई की डक्ट की निशानी है कि ये जो डक्ट है यहाँ से जो चीज़ है वो सप्लाई होगी। अब इस मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ और इसको चलो मैं यहाँ से बना देता हूँ। एक ये डक्ट होगी और इसको मैं फिर क्लिक करूँगा और इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद डक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम दो तरह के कलर लेते हैं। एक एग्जॉस्ट सॉरी सप्लाई का जो होता है ना वो हमेशा ब्लू कलर होता है। डक्टिंग के अंदर ब्लू कलर सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है और जो रिटर्न होता है वो ये पिंक कलर का हम जो है ना वो कलर यूज़ करते हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई में तो आपको पता है कि कोल्ड के लिए हम ब्लू कलर और हॉट के लिए रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा केस हो जाए कि हमारे पास मतलब ना कूलिंग के भी पाइप चल रहे होते हैं और हीटिंग के भी दो पाइप चल रहे होते हैं, मसलन ये कूलिंग का सप्लाई का आया और ये कूलिंग का रिटर्न आ गया ना गर्मियों के लिए। सर्दियों में क्या होगा, हीटिंग का सप्लाई और हीटिंग का रिटर्न। हम क्या करते हैं इसको डार्क मतलब इसका जो है ना वो ज़्यादा तेज़ ब्लू कलर रखते हैं और इसका हल्का ब्लू रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है ना वो सप्लाई का है कूलिंग वाटर और ये कूलिंग वाटर रिटर्न है। इसका हम जो है ना वो तेज़ कलर रेड रखते हैं और हल्का कलर रेड रखते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये सप्लाई का ये रिटर्न का है। क्योंकि टंकी के अंदर बहुत सारे जो है ना वो पाइप्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पाइप किस चीज़ का है। तो क्विकली समझने के लिए ये एक कलर्स का हम जो है ना वो यूज़ करते हैं। दोबारा तो इसमें तो ये हमारी सप्लाई होगी और यहाँ से हम इसका पाइप ड्रा करेंगे। तो अब बता रहा है कि आप किस कनेक्टर से ड्रा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो आउट है उसी पे बना लेता हूँ पाइप। ओके हो गया। इसी तरह मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वहाँ पे ड्रा पाइप फिल्टर में जाके ये खुद ब खुद फिल्टर बन जाते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ड्रा करते हैं तो ये खुद ब खुद बनते हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा ताकि ये इस व्यू के अंदर विजिबल रहेगा। ये हमारा चीज़ आ तो ये हमारा जो है ये रिटर्न का हो गया और ये हमारा सप्लाई का हो गया और इसको लाके हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे। इसके साथ यहाँ पे ये नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो अब ये चीज़ रेंज को कंट्रोल करती है। अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ था तो इसका जो मतलब स्कोप है जो हमें दिखाएगा ये इतना रेक्टेंगुलर एरिया दिखाएगा।
तो अब ये देखिए मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है जो कि मैं नहीं देखना चाहता, मैं जस्ट अपने चिलर को देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकाल दूँगा ताकि मुझे ये चीज़ नज़र ना आए। सॉरी, मेरे ख्याल से मैं कोई और देख रहा था। इट्स ओके। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये नीचे वाला पाइप इसको हम इस तरह से इसके साथ कनेक्शन बना देंगे। इसके ऊपर ड्रॉप किया मैंने जस्ट ला के, तो उसने कनेक्शन जो है ना वो खुद ब खुद बना दिया। ये चीज़ मैं आपको दोबारा ये दिखा दूँ। ये हमारे पास है, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको जस्ट मैंने ला के इसके ऊपर छोड़ा, तो इसने यहाँ पे खुद ब खुद जो है ना वो कनेक्शन बना दिया। और हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसका डाया कितना है हमारे पास 3/4, हम इसको कर देते हैं 3/4 और इसको हम ऐसे लगा देते हैं। तो पहले भी कनेक्शन बन रहा था, ये जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे आ रही थी, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ये जो लगी हुई है, मतलब एक डाया आपका आ रहा है और वो सडनली कम हो गया। तो इसको इन दोनों कनेक्शन को बनाने के लिए दरमियान में जो फिटिंग हम यूज़ करते हैं उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इस तरह ये कनेक्शन हो गया। अब हमारे पास ये AHU है। AHU को हमने चिलर के ज़रिए से सप्लाई कर दिया है पानी। ये रेफ्रिजरेंट के कनेक्शन है जो इसके अंदर इस पानी को ठंडा कर रहे हैं, और ये पानी ठंडा पानी इस AHU के अंदर आ रहा है जो इस गर्म आने वाली हवा को जो है ना वो ठंडा कर रहा है, और यहाँ से वो दोबारा बाहर इसको वापस भेज रहा है। अब इससे अगला काम क्या होता है, अब हम जो है ना डक्ट्स लगाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो पाइप्स हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लगाए थे। अच्छा, इसमें ना एलिवेशंस का बड़ा इशू रहता है। अगर आप यहाँ पे देखो, आपको कोई पता नहीं चलता कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ जो है ना वो नीचे है। तो इसको दो तरीक़ों से पता कर सकते हैं ना। एक ये है कि इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी हाइट पता चल जाएगी जो कि 14 इंच के ऊपर है। इस पाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो पता चल जाएगा कि ये 1 फीट के ऊपर है, और इसी तरह इसकी जो है वो 0 फीट के ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे 0 फीट है, 1 फीट है, 14 इंच है, तो मतलब कहाँ से ये कितना ऊपर है, हमें क्या पता कैसे कितना किस चीज़ से ऊपर कह रहे हैं। तो ये भी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो ये आपको ना लेवल्स शो हो रहे होंगे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे बताता है रेफरेंस लेवल, लेवल 1 जो कि ये वाला है, और ये डक्ट कितनी ऊपर है। इस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको अगर मैं क्लिक करूँ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डक्ट, ये रहा डक्ट, इसको मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ, सेंटर डाउन पे क्लिक करूँ, ओके कर दूँ, इस व्यू में नहीं दिखाएगा, या अगर दिखाए फ्रेम में जो, तो वो आपको बेहतर समझ आएगा। तो देखिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बॉटम की वैल्यू, ये मिडल एलिवेशन इसकी बता रहा है कि इस मिडल की जो हाइट है सेंट, ये इस लेवल से लेकर वो इतनी है, और ये टॉप की इतनी है, और इस बॉटम की इतनी है।
ये लास्ट में मैंने तफसील से बताया था, ये लेवल से, तो इसका ये मतलब होता है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कोई चीज़ ऊपर है नीचे है पता नहीं चल रहा है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी इनको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक दो रूम बना लेता हूँ, ये फॉर्म, ठीक है। यहाँ से मैं जल्दी से एक दरवाज़ा भी लगा देता हूँ। ओके, आई कैन नॉट प्लेस डोर ओवर हियर। मैं यहाँ पे दरवाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने जो टेम्पलेट चूज़ किया हुआ है वो टेम्पलेट हमें अलाउ नहीं करता कि हम यहाँ पे जो है वो दरवाज़ा लगा सकें, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, 24 में है अवेलेबल ऑप्शन, वी कैन प्लेस डोर, ठीक है। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा देते हैं और इस रूम के लिए यहाँ पे लगा देते हैं ताकि कोई आए तो वो दोनों कमरों के अंदर जा सके, और इसका एक बाहर यहाँ से भी हम दरवाज़ा एक दे देते हैं। और अगर हम इसका 3D में जाके देखें और इसका बेहतर व्यू कोऑर्डिनेशन में जाते हैं और यहाँ से हम शेडिंग में जाते हैं, तो ये हमारे दरवाजे यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। ये दरवाजे इधर लग गए, इधर लग गए। तो ये रैबिट देखे ना बहुत फास्ट है। अगर ऑटो कैड के अंदर ये करना लगो तो आपको आधा घंटा 1 घंटा इसी चीज़ के ऊपर लग जाएगा, और यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ये दरवाजे बन गए। और यहाँ पे हम फ्लोर भी बना लेते हैं इसका, जो कि 12 इंच का 1 फीट का है, ठीक है। और तो ये इसका नीचे फर्श भी बन गया। तो इसलिए कहते हैं कि रैबिट जो है ना, ये यू कैन से इट इज़ अ फ्यूचर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कितनी फास्ट काम हो रहा है। तो अब हम आते हैं दोबारा वापस, और हमने यहाँ पे क्या करना है, डक्ट पहुँचानी है इन कमरों के अंदर। तो हम डक्ट लेके आएंगे यहाँ पर, जो मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे आपको नज़र भी आता जाएगा। तो ये मैंने डक्ट यहाँ पे ड्रा कर दिया सप्लाई की। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। क्योंकि मैंने पूरे कमरे के अंदर जो है ना वो सप्लाई करनी है ना। अगर मैं जस्ट एक डक्ट लगा दूंगा तो इस एरिया के अंदर जो है ना वो वेंटिलेशन अच्छी होगी, ये सारा एरिया ख़राब होगा। तो मैंने इस तरह करना है कि पूरे रूम के अंदर जो है ना वो सप्लाई की चीज़ जो है ना वो आ जाए। तो ये मुझे एफिशिएंट लगा। अब अगली चीज़ मैंने आपको बताया था एयर टर्मिनल्स के बारे में, तो अब हमने ये एयर टर्मिनल लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से प्रेस करूँगा AT, और यहाँ से मैं इसकी हाइट दूँगा। ये एयर टर्मिनल्स ना अक्सर लगते हैं सीलिंग्स के अंदर, और सीलिंग्स की तकरीबन हाइट होती है 8 फीट या 7 फीट, लेट से 8 फीट पे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए 3D में, यहाँ पे भी आपको ये शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। ठीक हो गया। ये क्लास थोड़ी सी तकरीबन लंबी जाएगी 8:30 तक, बट आई ट्राई टू फिनिश इट। तो ये आ गया। इसके ऊपर हमें नहीं पता, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और ये डेप्थ को मैं थोड़ा हाइट पे ले जाता हूँ, 11 फीट, ये बेस्ट रहेगा। और इस एयर टर्मिनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ
और इसकी जो मैं इसके ऊपर ना जो डक्ट आके लगेगी इस एरिया पे वो कितने साइज़ की होगी? 12 बाई 12 की, ठीक है। और इससे जो CFM जाएँगे वो कितने जाएँगे? 500 CFM। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 1000 CFM चाहिए यहाँ पे। तो इसके ऊपर 1000 CFM आएँगे और इसका साइज़ कितना है? 12 बाई 12 का, मतलब इसके ऊपर 12 बाई 12 की डक्ट लगेगी। लेकिन हमारी डक्ट कितने की है? 12 बाई 14 की। इसको मैं 12 बाई 12 कर देता हूँ। और इसको कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर ला के इसको मैं छोड़ दूँगा, तो ये खुद ब खुद कनेक्शन बना देगा। लेकिन हम जो यूजुअली प्रेफ़र करते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल डक्ट से इसका कनेक्शन बनाया जाए। क्योंकि ये सीलिंग में लगा होगा और साउंड जब हवा आती है ना, तो उसके प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा ना, तो उसके लिए फिर हम फ्लेक्सिबल डक्ट्स लगाते हैं, ताकि अगर कोई वाइब्रेशन हो तो सीलिंग को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह फ्लेक्सिबल डक्ट्स लगाते हैं। और इसका एक और तरीका होता है, आसान तरीका इसका एक और होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कनेक्ट इनटू, इसको क्लिक कर दें, तो ये खुद ब खुद जो है ना वो कनेक्शन बना देता है। इसको डिलीट करना है, दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, कनेक्ट इनटू, डक के ऊपर क्लिक किया तो ये खुद ब खुद कनेक्शन बन गया। जस्ट आपने क्या करना है, ए टर्मिनल को सेलेक्ट करना है, कनेक्ट इनटू, इसके अंदर कनेक्ट करना है ना, इसके ऊपर क्लिक किया, ये भी कनेक्शन बन गया। आप इसको 3D के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक व्यू के अंदर आप काम करते हो तो वो दूसरे व्यू के अंदर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। हमने चलो इसमें आते हैं, ए टर्मिनल को सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रॉस का निशान आता है ना, ये क्या मतलब, ये सप्लाई का चीज़ है। और यहाँ पे प्लान व्यू में देखें तो ये क्रॉस ये भी बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिफ्यूज़र है ये सप्लाई का है हमारा। तो दोबारा आपने इसके ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट इनटू इसमें, तो इसने खुद ब खुद कनेक्शन बना दिया। तो इसलिए ये रैबिट जो है ना ये काफ़ी फास्ट है। तो इस तरह आप जो है ना ये अपने जितने मर्जी जस्ट एयर टर्मिनल प्लेस करते जाए, यहाँ पे और जस्ट सेलेक्ट करें, कनेक्ट इनटू, खुद ब खुद ये कनेक्शन यहाँ पे बना देगा। ऐसी है, इसे क्लिक करें, कनेक्ट इनटू, इसका कनेक्शन यहाँ से भी हम ले सकते हैं। क्लिक है, कनेक्ट इनटू, मुझे ये सारी ब्रांचेस निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ब खुद जो है वो बना दिया। मतलब 1 मिनट के अंदर ये सारा काम हो गया। सो इट्स वेरी फास्ट। इस तरह हम करते हैं। एक आखिरी चीज़ फिर क्लास में वाइंड अप करते हैं। इसमें सबसे मज़ेदार ये चीज़ होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस डक्ट के अंदर कितने CFM होने चाहिए ना। अब यहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट लगा है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि फ़ैन लगा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं होता कि जस्ट फ़ैन ऑन कर दो और हवा कमरे के अंदर जा रही है, तो हमने फ़ैन उस हवा को कंट्रोल भी करना होता है, कितने CFM चाहिए। तो वो पता लगाने का एक आसान तरीका है कि हम इस डक्ट, हमने हर टर्मिनल के ऊपर CFM दे दिए। इसके ऊपर कितने हैं, 1000 हमने दिया था। इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 500 सेट हुआ है, 500 500, 1 2 3 4 5 5 5 25 और 1000 35। तो इस डक्ट के अंदर हमें 3500 CFM चाहिए। तो ये कुछ क्यों बता रहा ज़्यादा, 1000 2000 3000 और 3500। तो ये होगा, अगर मैं इसको 5000 तरह, इसको अगर मैं CFM कर दूँ इसके, अच्छा ये भी 1000 के हैं, सॉरी, इसीलिए जो है वो चेक, ये भी 1000 का है तो 2000 हो गए, 3000 हो गए, 500, ये भी 500 हो गए, 4000 से ठीक है, ये 5000 हो गए। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने लग जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, एक मिनट, अभी यहाँ पे देखिए कितना इनफ्लो आ गया, 5000 CFM आ रहे हैं। तो हम फ़ैन की स्पीड को सेट कर देंगे कि भाई इस डक्ट के अंदर AHU से सिर्फ 500 जो है ना वो CFM, 5000 CFM जाए बस। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ
और अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अब ये 4000 हो गया। तो मतलब आप बस टर्मिनल लगाते जाएँ, तो हर ये जो है ना कैलकुलेट खुद करता रहेगा। इस ब्रांच के अंदर हमें कितने चाहिए, एक ही आगे टर्मिनल है 1000 के, तो यहाँ पे इस ब्रांच के अंदर हमें 1000 सीएफएम चाहिए। तो ये 1000 यहाँ पे इसने बता दिया इस टाइप के अंदर, इतनी रिक्वायरमेंट है। तो ये भी फ्लो चाहिए 1000, तो 1000 इसमें आ गया। इस ब्रांच में कितनी चाहिए हमें, 500। वरना तो हमें ये कैलकुलेट करने पड़ते थे खुद इंडिविजुअली ना, ऐड करना पड़ता था, फिर हमें पता चलता था कि इसके अंदर कितने सीएफएम आएंगे, इसके अंदर कितने आएंगे, इसके अंदर कितने, मैनुअली करना पड़ता था। एक सॉफ्टवेयर होता है डेप्थ साइजर का ना, उसके अकॉर्डिंगली। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस तरह जो है ना वो हम इसकी जो है ना वो कैलकुलेशंस यहाँ पे करते हैं। तो अब बाकी आ गया रिटर्न का, एग्जॉस्ट का। तो बस एग्जॉस्ट में क्या होगा, एक हम दूसरा डक्ट ले आएंगे और यहाँ पे ए टी प्रेस करेंगे, ए टर्मिनल। तो ये सप्लाई का था, तो अब हमें कौन सा चाहिए, रिटर्न का। तो ये रिटर्न का है, एक एग्जॉस्ट है और एक रिटर्न है, हमें रिटर्न के चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न के लगा देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाए। अब ये देखिए इसके अंदर डायगोनल आ रही है, क्यों, ये अब ये रिटर्न का है ना। कनेक्ट इनटू दिस वन। अच्छा, इस डक्ट की एलिवेशन कितनी है, 22 इंच। सॉरी, एलिवेशन 0 है, ये डक्ट बहुत नीचे चल रही है। We need to raise it up, but before doing that इसको देखेंगे कि यहाँ पे ये कैसे टाइप शॉप इसके अंदर ये ख़राब करेगा इसको स्प्लिट कर दिया यहाँ से। अब इस डक्ट की एलिवेशन में ले जाता हूँ, इसको हम कर देते हैं 11 फीट। ठीक है, अभी ऊपर चले गए और यहाँ पे अब ये इशू कर रहा है। बहरहाल अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, कनेक्ट इनटू, क्योंकि फिटिंग आएगी ना, तो फिटिंग का साइज इतनी स्पेस ही नहीं है कि हम उसके साथ बना सकें। इसके ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट इनटू, अब इसने बना दिया। अब जो फिटिंग्स है वो यहाँ पे कर दें। तो इसी तरह जो है ना आप बाकी भी इसके साथ ड्रा कर सकते हैं। अगेन वही इशू, दोबारा से यहाँ पे स्पेस कम है, और सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देंगे। और ये यहाँ से टक लगाएंगे। तो इसको हम चले आते हैं रूम के अंदर। तो अब इसके अंदर, इस रूम के अंदर जो है वो सीएफएम आते रहेंगे और यहाँ से जो है ना वो एग्जॉस्ट होता रहेगा। तो इस तरह जो है ना वो हम इसका बना लेते हैं। इसको भी एक रह के इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे एयर में, रूम में एयर आती रहेगी और यहाँ से रूम वापस जाती रहेगी और दोबारा AHU से होके आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ है कि हम दोबारा सारी जो है ना वो एयर वापस नहीं लेते हैं ना, रिटर्न नहीं करते। कुछ जो है वो हम एग्जॉस्ट कर देते हैं बाहर। यहाँ से कुछ एयर आएगी, यहाँ पे हम डैम्पर लगा देते हैं और उसको सेट कर देते हैं। जो स्पेसिफिक जो रिटर्न एयर का 10 to 15% है वही एग्जॉस्ट करते हैं। और यहाँ पे
फिर हम एक इन भी करते हैं। यहाँ से कुछ फ्रेश एयर बाहर ताज़ा, क्योंकि 10 to 5% बाहर भी जा रही है। अगर 10 to 5% इससे जाती रहे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम बाहर से जो 10 to 15% है फ्रेश एयर, वो भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे सिस्टम में तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन यूज़ होती रहेगी और सफोकेशन, बीमारियाँ, ये चीज़ें खदशा हो सकता है। तो इसलिए हम रेगुलरली इसमें से कुछ एयर बाहर निकाल रहे होते हैं और कुछ एयर जो है वो फ्रेश एयर इसके अंदर लेके आ रहे होते हैं। तो ये था आज एचवीएसी का के ऊपर हमारा थोड़ा सा लेक्चर। हमने देखा कि शुरू में चिलर क्या हीटिंग कूलिंग लोड फाइंड करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद एचवीएसी सिस्टम सिलेक्ट करते हैं। हैप में मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से इसके अंदर सिस्टम्स होते हैं, और फिर मैंने बताया था कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं, इसके अंदर जो है ना वो चिलर कॉमन होगा, ठीक है? फ़ैन होगा आपके पास, एएचयू होगा, कूलिंग टॉवर होगा, एएचयू होगा, डक्ट तो आपके पास होगा ही होगा। और फिर आपको मैंने बताया चिलर कैसे जो है ना वो वर्क करता है, और एएचयू के बारे में बताया, और फिर आपको बताया कि हमारे पास जो है ना वो वीएवी सिस्टम होता है और सीएवी सिस्टम होता है। जस्ट यहाँ पे ये सीएवी कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम, और ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम हमारे पास होते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया कि वीएवी सिस्टम के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब वीएवी क्यों कहते हैं इसको। और फिर मैंने आपको बताया कि फैमिली कैसे बनाते हैं एएचयू की ना, चिलर की फैमिली कैसे बनाते हैं, एएचयू कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें। और फिर डक्ट भी ड्रा करके आपको मैंने दिखाई। अभी तक जो मैंने आपको बताया, अगर आप इतना सीख लेते हो और वर्किंग स्टार्ट कर देते हो अभी से, तो जैसे ही आपकी जॉब होती है, आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो 70-80 आपकी आराम से जो है ना आपकी जॉब लग सकती है। तो ये बहुत ईज़ी है। मैं अक्सर जब सिखाता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर ये तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। ये आसान इसलिए है क्योंकि मैंने पहले बहुत टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया है, और इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर लेके आया हूँ, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इसको जो है ना आपको समझ आ जाए। ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इतनी आसानी से आपको बता रहा हूँ, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि इसको ईज़ी नहीं लेना है, बल्कि इसको प्रैक्टिस करें, इसको सीखें। इसकी मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग मैंने शुरू फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टार्टिंग मॉडलिंग से नई अच्छी अर्निंग आती है, और फिर आस्ते-आस्ते डिज़ाइनिंग में शिफ्ट करें। है हम असल में डिज़ाइनिंग के ही हैं, लेकिन दोनों चीज़ें आनी चाहिए, मॉडलिंग भी और डिज़ाइनिंग भी। तो आपको मतलब स्टार्टिंग की जो है ना वो अच्छी जो है ना वो मिल सकती है। और 1 साल पाकिस्तान में रहे, फिर सऊदीया में जाए, वहाँ पे 4,000, अभी मेरे कलीग्स भी हैं, 2.5 लाख रुपया वो जो सऊदीया में हैं दोस्त मेरे, और 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख ले रहे हैं साल 2 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर, और ये आगे बढ़ते भी जाएँगे। तो ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है। तो अभी मेरे ख़्याल से तीसरी क्लास है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी चीज़ें, बस यही चीज़ें होती हैं। चिलर आ जाएगा, इस तरह ड्रा करते हैं, और फैमिली एडिटिंग है जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें सारी मॉडलिंग कैसे करते हैं। इक्विपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन है वो स्कोप नहीं है हमारे कोर्स का कि मैं सिलेक्शन भी आपको सिखाऊँ। हमारा कोर्स है जस्ट ये मॉडलिंग करना, और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि कलर को कैसे कंट्रोल करते हैं वगैरह वगैरह। तो इट्स अप टू यू कि आप अभी कौन-सा मंथ चल रहा है, सितंबर का है, और मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रेजुएट हो जाओगे जून में या जुलाई में, ठीक है? तब तक आप एक्सटेंसिव आप जो है ना वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करो, कोई पार्ट टाइम वहाँ पे आपके एरिया में है, पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे स्टार्ट कर दो, तो आपको बहुत अच्छा जो है ना अभी से फ़ायदा हो जाएगा। वरना जब जॉब हो जाएगी, सॉरी ग्रेजुएशन हो जाओगे, तो फिर से घर बैठे रहोगे और टाइम ज़ाया होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अर्ली स्टार्ट कर दो ना चीज़ों को। तो ये चीज़ है। तो इसकी प्रैक्टिस करें लाज़मी से। तो ये था आज का लेक्चर। तो इसको मैं समझता हूँ, लेक्चर 03 को सेव करते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो इसके बाद फिर वो थोड़ा देख लेते हैं कि आपका इशू क्या आ रहा है।
तो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें हमसे, वरना फिर आपका वो जो इशू आ रहा है ना रैबिट इंस्टॉलेशन की तरफ, फिर उसकी तरफ आते हैं। जी सर, इसकी तो क्लियर हो गया है इंशाल्लाह। हाँ, वो प्रैक्टिस करेंगे मेरे ख्याल से, फिर ही क्वेश्चन आपके ज़हन में जी आएँगे जी, कि आप देखना, ये कैसे आपने होगा। डॉक्टर्स ने पढ़ाया है तो उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो पहले डॉक्टर ने बताया, फिर आस्ता आस्ता इंशाल्लाह चीज़ें को आती हैं। अभी वो चलो। उसका